हेलो एवरीवन, हम लोगों ने फिजिक्स का 2 चैप्टर कर लिया है जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि फिजिक्स कैसे होगी, क्या होगा। केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल कर लिया है और बायोलॉजी में सिर्फ 1 चैप्टर छोड़ा है जेनेटिक्स। वो घबराइए मत, वो 1 घंटे की वीडियो में इतना बढ़िया समझा दूंगा। मैंने देखा है कि आपके पेपर में आपकी बात जेनेटिक्स से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, तो मैं उसे इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इवोल्यूशन तो कर गया पूरी तरीके से, सिर्फ आपको जेनेटिक्स आनी है और जेनेटिक्स में बहुत कुछ खास नहीं, आप घबराइए मत। मेरी पिछली वीडियो को देखिए, आपको फिजिक्स में डर लगता था, अब बताइए फिजिक्स में डर लग रहा है क्या? अगर आपने सारी वीडियोस में देख ली तो आपको लग रहा है कि फिजिक्स बहुत बड़ी पहाड़ है, कुछ उसमें आप कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो रहा है। सब बड़ा आसान होता है, सिर्फ आप घबराइए मत, सिर्फ आप जो होता है चीजों को करिए तो सही। देखो, जब तक आप मैदान में उतरे नहीं है तब तक आपको खेलने से डर लगता है, लेकिन आप एक बार जब मैदान में उतर गए ना खेलने, तो फिर बड़ा आसान हो जाती है चीजें, फिर उसके बाद नहीं कुछ कठिन रह जाता है। आप 10th पास करके जब 11th में जाएंगे तो फिर 10th सब भूल जाता है, तब लगता है अरे सब 10th तो बड़ा बच्चा है, क्योंकि 11th में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है ना उस तरीके से। फिर उस तरीके से आज हम लोगों को LKG UKG 1 2 3 4 की बुक दे दी जाए तो हमें कुछ कठिन लगता है क्या? तो बस उसी तरीके से ये भी है, जो 10th में आप खड़े हैं इस समय, आपको 10th में इस समय आपको बोर्ड देना है, सब कुछ देना है, तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है बेटा, सब कुछ बहुत आसान होता है। सिर्फ इंसान को उठना चाहिए, उठे एक बार और जो है वो मैदान में उतरे तो सही। इस समय आप उठिए जो है और पढ़ना चालू करिए, सब पढ़ना चालू करिए, बहुत आसान है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं, आपके मन में लग रहा होगा कि कैसे होगा कैसे नहीं, भाई इतनी वीडियो डाली है, आपके पास तो पूरा दिन भर पड़ा है। आप जो होता है सारी वीडियोस को इंटू 1.5 पे करिए या 1.75 पे करिए, या फिर आप नॉर्मल स्पीड पे करके सारी वीडियोस को 3 4 5 दिन में देख डालिए, हफ्ते भर में देख डालिए, सारी जो होता है। सिर्फ देखने की नहीं कर रहा हूं, देखिए समझिए पढ़िए, ठीक है? तो सारी चीजें करके आप 1 हफ्ते में सब कुछ निपटा सकते हैं। मैंने जितनी वीडियो डाली आप सब देख सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि आप तो मैं एक दिन में एक वीडियो डालता हूं जो 1 घंटे की होती है। इसके बनाने के पीछे मुझे बहुत टाइम लगता है, बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, ठीक है? उसके बाद मुझे अपना भी बहुत सारा काम देखना पड़ता है, तो उस वजह से अब मैं तो एक ही वीडियो बना पाता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं आज से 2 वीडियो पड़ेंगी, आज से 2 वीडियो पड़ेंगी, तो इस तरीके से 1 वीडियो 2 वीडियो मेरी पड़ती है, तो मुश्किल से 2 घंटे। आपके पास तो पूरा भी होता है, मैं 2 वीडियो 2 घंटे देखे तभी आपके पास होता है 24 घंटे से 22 घंटे हैं। अभी आप इसे यूटिलाइज करिए ना, एक दिन में आप जो तक कम से कम 5 वीडियो 6 वीडियो 7 वीडियो 8 वीडियो देखे ना, आराम से कवर कर सकते हैं 5 7 8 घंटे। तो पढ़िए, बैठ के अच्छे से पढ़िए, जो होता है 7 8 दिन एक दिन में 5 वीडियो 6 वीडियो बहुत आराम से देख सकते हैं। मतलब डेली 3 चैप्टर आप आराम से निपटाइए, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग ना। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं एक चैप्टर, इसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। देखो, मैंने एसएसटी में पॉलिटिकल पार्टी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस थी उसे खत्म कर दिया है। उसमें से 2 चैप्टर आ रहे थे, वो खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के। देखो, मैं सबसे पहले आसान आसान चीजें करवा रहा हूं, जैसे आपके पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। ये कठिन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उतना ही देगी। देखो, एसएसटी में 4 चैप्टर्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद जो होता है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इन सब में जो होता है 2 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री में 1 चैप्टर है। तो ये सब जो 2 चैप्टर्स जो है ये सेम वेटेज रखेंगे ना, 2 चैप्टर्स जितने वेटेज रखेगा, ये भी ज्योग्राफी का भी 2 चैप्टर उतना वेटेज रखेगा, उतना चैप्टर जो उतना ही हिस्ट्री का 1 चैप्टर वेटेज रखेगा। तो मैं इसके बाद जो होता है, मैंने पॉलिटिकल साइंस करवा दिया, अब मैं करवाने वाला हूं इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। मनी एंड क्रेडिट इतना आसान चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन इतना आसान चैप्टर है जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं ये बहुत जल्दी आपको समझा दूंगा। एक वीडियो देखिए, मैं 2 वीडियो में फिर चैप्टर बना लूंगा। एक जो होता है जो ये 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो जाए, और दूसरी वीडियो रहेगी बहुत ही कम 25 से 30 मिनट की, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टॉपिक और बचा है इसमें। मैं एक वीडियो में नहीं, छोटी छोटी 2 वीडियो में सोच रहा हूं कवर करूं, ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना हो, क्योंकि एक बार मैं पढ़ने बैठा इंसान तो वो 40 मिनट 45 मिनट से ज्यादा बैठने में थोड़ी सी उसी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूं इसे 2 वीडियो में, छोटी छोटी वीडियोस में आराम से कवर किया जाए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। यही है कि मेरे वीडियो में टाइम जरूर लगता है, मैं ऑब्वियसली हर बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि टाइम जरूर लगेगा। अगर आप पढ़ने आए हैं, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ पढ़ लूं, कोई भी चीज छूटे ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ टाइम देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूं। अगर अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा या फिर ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो एक काम करिए, मेरी वीडियोस को पढ़िए, एक वीडियोस को पढ़िए, उसके बाद जो होता है 1 चैप्टर जब निपटा लेंगे, आप दोनों वीडियोस मेरी पढ़ जाएंगी, तो दोनों वीडियोस देखिए, पूरा चैप्टर निपट गया। उसके बाद जाइए 10 ईयर के क्वेश्चन उठाइए और देखिए 10 ईयर के क्वेश्चन कितने लग रहे हैं आपसे। अगर आपके क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप मान के चलिए कि जो है आपका सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जा रहा है, यानी कि आप पूरी तरीके से चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं। और मैं यही जो आपको पढ़ा रहा हूं, यही सेम चीजें अपने कोचिंग में पढ़ाता हूं, और वहां पे बच्चे के एक क्वेश्चन नहीं बचते, एक क्वेश्चन नहीं बचता है, सारा क्वेश्चन वो कर ले जाते हैं। तो आप भी कर ले जाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? चलिए हम लोग देखते हैं मनी एंड क्रेडिट, एक चैप्टर, बहुत अच्छा सा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, जो कि आपको
इसमें है तो कुछ नहीं, लेकिन नंबर आपको पूरा देगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लेंगे, नंबर आपको बहुत अच्छा खासा देने वाला है। तो दोनों चैप्टर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर्स निपटा देंगे और इस तरीके से हम लोगों का खत्म हो जाएगा ना। और हम लोगों का सिर्फ जेनेटिक्स का एक चैप्टर बचा हुआ है, कार्बन एंड कंपाउंड बचा हुआ है, उसे भी बहुत जल्दी से निपटा लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन, मल्टीपल जो होता है हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे, और जो होता है वन शॉट वीडियो क्वेश्चन सीरीज भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ती जाएंगी, ताकि आप लोगों की तैयारी 20 तारीख तक रॉक कर दूं मैं। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो गारंटी लीजिए कि 20 तारीख तक आप बहुत रॉक कर जाएंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस मैं डेवलप कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर दूंगा हर चीजें पढ़ा के कि आपको लगने लगेगा कि 80-90% कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो घबराइए मत, सिर्फ विश्वास रखिए। देखिए, क्योंकि आप अगर मुझ पर विश्वास रख रहे हैं तो गारंटी लीजिए मैं आपको इतना करवा दूंगा कि आप जो है मुझे आके जरूर कमेंट करेंगे कि सर बहुत अच्छा गया पेपर, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मुझ पर विश्वास रखना पड़ेगा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मनी के बारे में और क्रेडिट के बारे में। मनी क्या होती है वो देखेंगे, और क्रेडिट मतलब बेटा होता है लोन। आज हम लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड बनता है, लोन के लिए कार्ड बनता है, उसे कहा जाता है लोन के लिए कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपने नाम सुना होगा, किसी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसे कहा जाता है। तो देखो, डेबिट कार्ड का मतलब एटीएम होता है, एटीएम जो बैंक देता है ना, जिसमें आपका पैसा होता है। ठीक है, और डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है बेटा, सॉरी डेबिट कार्ड तो ये हो गया जिसमें आपका पैसा जमा है, तो आप पैसा जाते हैं पासबुक लेके निकाल लेना, पासबुक की जगह वो आपको एक कार्ड देता है जिसे एटीएम कहा जाता है। ठीक है, तो एटीएम में आपका पैसा होता है, उसे कहा जाता है बेटा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को ही एटीएम कहा जाता है जिसमें आपका पैसा होता है। ठीक है, पहली चीज। और क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब होता है भाई? क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसका एक लिमिट दी जाती है, कब 30 है। जैसे आप बैंक में गए लोन लेने, आप एक सिचुएशन समझिए, आप बैंक में गए लोन लेने, आप बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर आपको 30,000, 40,000, 50,000 जितना आपका लिमिट बैठेगा उस हिसाब से बैंक आपको लोन दे देगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात है। उसी तरीके से बैंक क्या करता है कि भैया इतना झंझट कौन पाले, एक काम करो, आदमी को कार्ड पकड़ा दो, एक कार्ड पकड़ा दो, उस कार्ड का नाम रख दिया उन्होंने डेबिट कार्ड। डेबिट का मतलब होता है बेटा लोन, लोन के लिए जो कार्ड दिया जाता है उसी को डेबिट कार्ड कहा जाता है। तो आपको उसे क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, जो लोन के लिए कार्ड लिया जाता है उसे कहा जाता है क्रेडिट कार्ड। तो आप क्रेडिट कार्ड आपको बैंक पकड़ा दिया, अब उसने क्या किया कि आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके कहीं भी बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई शॉपिंग करने गया, उसके बाद जो है मैंने क्रेडिट कार्ड दिया, तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेगा वो दुकानदार, और जो है वहां से बैंक जो है उस तरीके से बैंक उस कार्ड में 30,000, 40,000 की आपकी जो लिमिट होती है उसे डाल के रखा रहता है। तो आप जहां मन करें वहां यूज कर लेंगे, उसका वहां से पैसा कट जाएगा। बैंक आपको एक तरीके से लोन दे दिया ना, बैंक आपको पैसा दे दिया, आपने उससे शॉपिंग कर ली, तो एक तरीके से बैंक ने आपको लोन दे दिया है। अब उस लोन का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, इस कार्ड में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड का मतलब अपना एटीएम, जिसमें अपना पैसा होता है। आपको यहां से समझ में आएगा कि जो डेबिट कार्ड होता है यानी कि एटीएम होता है, उसमें अपना पैसा होता है, और क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें बैंक का पैसा होता है, यानी कि उसमें लोन होता है। ठीक है, लोन का पैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं मनी क्या होती है। अपने कार्ड तो समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से, मनी क्या होती है। मनी जो है एक मीडियम है एक्सचेंज का। किस चीज का मीडियम है बेटा? एक्सचेंज का मीडियम है, यानी कि इससे एक्सचेंज होता है, चीजों का एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा भाई, तो ऑब्वियसली बात है, मैं खड़ा हूं, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो ना। तो क्या होता है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए ये जो होता है, आपको कोई प्रोडक्ट है ए, इस प्रोडक्ट को चाहिए, तो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को जिसका प्रोडक्ट रहेगा, मान लीजिए मैं कुछ गया शॉपिंग करने, मैं कुछ कपड़ा खरीदने गया, अब मुझे ये कपड़ा पसंद आ गया, तो मैं इस कपड़े को अगर मान लीजिए ये मुझे मार्कर पसंद आ गया, मैं इस मार्कर को खरीदूंगा। ठीक है, इस मार्कर को खरीदूंगा तो ये मार्कर जिसका रहेगा वो मुझे फ्री में थोड़ी ना देगा, उसके लिए मुझे कुछ उसे देना पड़ेगा, उसे कुछ देना पड़ेगा। तो वो आज हम लोग पता है क्या देते हैं, उसे पैसा दे देते हैं ना। तो उसी पैसे को देखो, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया ना, ये हमने कुछ लिया, ये मार्कर लिया और उसे पैसा दे दिया। तो इस तरीके से ये जो एक मीडियम बना एक्सचेंज का, मैंने कुछ लिया और कुछ दिया, तो मनी के माध्यम से हम लोगों ने मीडियम बना लिया है कि एक्सचेंज का, जैसे मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे वो चीज दे देंगे। इस तरीके से वो पैसा जो ये बंदा लिया है, जिसका मार्कर था, अब ये जाएगा किसी और के पास, कुछ और खरीद लेगा, उसे पैसा दे देगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मनी है जिसके माध्यम से हम लोग एक्सचेंज कर पाते हैं। किसी चीज को खरीदना हुआ, किसी चीज को बेचना हुआ, तो वहां से हम पैसा लेते हैं, देते हैं, और इस तरीके से चीजों को खरीदते और बेचते हैं। तो मनी क्या है? मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का, जिससे आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई भी चीज परचेज कर सकते हो, कोई भी चीज बेच सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, देखो कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या जिंदगी भर से ऐसे ही पैसा चला रहा था? नहीं ना, ऑब्वियसली बात है। जैसे आज हम लोगों के पास नोट रहती है ना, हम लोग कहते हैं एक सिक्का है, एक नोट है, 100 रुपए की नोट है, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए का सिक्का है, 3 रुपए को नहीं आता है, हाँ 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए का सिक्का है। जिस तरीके से जो ये सिक्का है यानी कि कॉइन है और नोट्स है, ये क्या पहले से चला आ रहा है या फिर अभी ये कुछ जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है? तो ऑब्वियसली बात है, जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले पैसा नहीं हुआ करता था। तो पहले जो पैसा नहीं हुआ करता था, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी को बेटा बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। अब क्या बार्टर एक्सचेंज का मतलब?
जब लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था तो वो कैसे एक्सचेंज करते थे भाई। अब मान लीजिए आपने समझा दिया आज की, आज हम लोग किसी मार्कर को पसंद आया तो मार्कर वाले को पैसा दे देंगे और हम वहां से मार्कर ले लेंगे, ठीक है। आज तो पैसा समझ में आया, जब पैसा नहीं हुआ करता था तब क्या करते थे लोग, तब वहां पर बेटा बार्टर एक्सचेंज किया जाता था। अब ये बार्टर एक्सचेंज क्या है, अभी बार्टर एक्सचेंज क्या है, जैसे मान लो मेरे पास रेड वाला मार्कर है, एक भाई साहब है जिनके पास जो है, ये भाई साहब मेरे हाथ, ये भाई साहब है ना, तो ये देखो ये भाई साहब है जिनके पास ब्लैक मार्कर है, मेरे पास रेड मार्कर है ना। अब मुझे ये बंदा जो है, इस बंदे को चाहिए ब्लैक मार्कर, ये जो रेड मार्कर से परेशान हो चुका है, और ये वाला बंदा जो है इस बंदे को चाहिए रेड मार्कर, ये ब्लैक मार्कर से परेशान हो चुका है। यानी कि दोनों को इस तरीके से जो इसे चाहिए वो इसके पास है और जो इसे चाहिए वो इसके पास है ना। इसे चाहिए ब्लैक मार्कर जो कि इसके पास है और इसे चाहिए रेड मार्कर जो इसके पास है। तो ऐसे दो बंदे जब मिलते हैं तो उन्होंने कहा भैया तुम मुझे रेड मार्कर दे दो, मैं तुम्हें ब्लैक मार्कर दे देता हूं, खत्म। अब देखो ये एक्सचेंज हो चुका है ना। इसी तरीके से इसी को कहा जाता है बार्टर एक्सचेंज, मतलब आप मुझे कोई सामान दे दो और मैं आपको कोई सामान दे दूंगा, इस तरीके से ये जो होता है एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन अगर उसमें एक प्रॉब्लम भी भैया कि अगर मान लो इन्हें जो होता है चाहिए था ब्लैक मार्कर और इनके पास ब्लैक मार्कर था, लेकिन इन्हें रेड मार्कर नहीं चाहिए था, इन्हें चाहिए ग्रीन मार्कर। अब ये भैया क्या करेंगे, ये तो ब्लैक मार्कर वाले से ये रेड वाले हैं, ये आएंगे ब्लैक वाले के पास, भैया ब्लैक मार्कर दे दो हम तुम्हें रेड दे रहे हैं। ये कहेगा नहीं यार, मुझे ब्लैक से और रेड से दोनों से नफरत है, मुझे तो चाहिए ग्रीन मार्कर। अब बताओ यहां पर एक्सचेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई है देने के लिए, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है लेने के लिए। ये कह रहा है कि मैं तो रेड से भी परेशान हो चुका हूं, ब्लैक से भी परेशान हो चुका हूं, मुझे तो चाहिए ग्रीन। अगर आप मुझे ग्रीन ला के दो तब मैं आपको दे सकता हूं, या फिर कोई और बंदा मिलेगा जिसके पास ग्रीन रहेगा तो मैं उसे दे दूंगा। तो यहां पर दोनों की सहमति होनी चाहिए तब जाके एक्सचेंज हो पाएगा ना। इसका गुड्स इसके साथ और इसका गुड्स इसके साथ तभी एक्सचेंज हो सकता है जब दोनों लोग सहमत हो। अगर एक भी असहमत है तो यहां पर जो है एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसीलिए इसमें आएगा बेटा डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस का मतलब यहां पर दोनों की सहमति, डबल मतलब दोनों की, कोइंसिडेंस का मतलब सहमति, दोनों की सहमति होगी, दोनों राजी होंगे, दोनों ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां दोनों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, तभी जाके एक्सचेंज हो पाता था, गुड्स का एक्सचेंज हो पाता था। तो बार्टर सिस्टम में आपको मैं समझा रहा हूं फिर से एक बार। बार्टर सिस्टम क्या है, यहां पर एक्सचेंज होता था गुड्स का। मान लो इनके पास एक गुड्स है, इनके पास एक गुड्स है, तो दोनों लोग एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे, ये वाला ले लेंगे और ये वाला ये ले लेंगे। यहां पर इस सिस्टम को कहा जाता है बार्टर एक्सचेंज, क्योंकि बेटा शुरू में पैसा नहीं हुआ करता था। तब क्या है, एक बंदा जिसके पास जो होता है चावल हो गया, एक बंदा जिसके पास गेहूं हो गया। अब गेहूं वाले को चाहिए था चावल, चावल वाले को चाहिए था गेहूं, तो क्या करेंगे आपस में गेहूं चावल को बदल देंगे। इनका जो चावल है ये इसके पास चला जाएगा, इनका जो गेहूं है ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गेहूं चावल बदल चुका है। तो ये चीज हुआ करती थी पहले के जमाने में, जब पैसा नहीं हुआ करता था, जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, ये जब पैसा आविष्कार नहीं हुआ था, पैसा लोग नहीं जानते थे कि कुछ पैसा नाम की चीज है, तो वहां पर लोग एक दूसरे के गुड्स को बदल लेते थे। भैया अगर मान लो ये जो होता है गेहूं वाला है, ये चावल से चाहिए, तो फ्री में थोड़ी ना ये चावल वाला जिसके पास चावल है ये चावल फ्री में दे देगा। ये कहेगा मुझे गेहूं दे दो, मैं तुम्हें चावल दे देता हूं, ये गेहूं इसे दे देंगे, ये चावल यहां से ले लेगा। तो यहां पर इसे जो होता है बेचारे को गेहूं मिल गया, इसे चावल मिल गया, इस तरीके से चलता रहेगा ना। एक दूसरे की चीजों को एक्सचेंज करके जो है यहां पर पहले जो है पहले गुड्स का एक्सचेंज करके एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करके अपनी जरूरतें लोग पूरा कर लिया करते थे, ठीक है। समझ में आ चुकी होगी बातें। तो यहां पर गुड्स का एक्सचेंज होता था, समझ में आ रहा ना, जैसे ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है। अब आपको जो है देखो, अब मैं आपको यहां बढ़िया से समझा दे रहा हूं। इसी चीज को अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी चीज को वीडियो को पॉज करके जगह जगह पे इसे लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे लिख नहीं पा रहे हैं तो एक काम करिए, मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं इतनी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, आप बेहतरीन तरीके से उसी नोट्स को पढ़ लीजिएगा। यहां से वीडियो पढ़ लीजिए ना, यहां से वीडियो पढ़ लीजिए, उस नोट्स को चाहे फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, चाहे आप आराम से उसे अपने फोन में रख के पढ़ सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आराम से फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप इतना कर लीजिए कि आप उसे फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा ना। क्या यार, जो सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, कुछ भी पैसा नहीं ले रहा हूं, कहीं पर भी पैसा नहीं ले रहा हूं, तो आप अपने लिए इतना कर सकते हैं आराम से कि कहीं भी फोटोकॉपी उसे निकलवा लीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आप इसी चीजों को अगर कहीं पेड कोर्सेस पे खरीदने जाते तो बहुत रुपया देता वो ना। अभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते तो यहां पर इसी पढ़ाने का और इसी जो है नोट्स का, इसी जो होता है क्वेश्चंस का, तो बहुत पैसा ले लेता। लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूं ना, तो आप फ्री में लीजिए और इन सबको अच्छे से पढ़िए। और किसी जरूरतमंद की इसी पैसे को देखिए, अगर मैं कहूं कि पेड प्लेटफॉर्म पे जाते तो कहीं 500,000 रुपए खर्चा करते ना। ऑब्वियसली बात है कि मिनिमम आप 500,000 रुपए खर्चा करते। इसी चीज को अगर मैं फ्री में दे रहा हूं तो आप इन 500,000 रुपए का करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, 100-200 रुपए, 50 रुपए, किसी का अगर कहीं मदद लगे तो आप जरूर कर दीजिएगा। आपको लगे कि मेरे पास 50 रुपए 100 रुपए हैं, ये बंदा है जो भूखा है, ये बंदा है ये इसके पास ये प्रॉब्लम हो रही है पैसे की, तो उसे 50-100 रुपए प्यार से देके और चले आइए। नहीं, कुछ भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। 50 रुपए पकड़ाइए प्यार से और वहां से चलते बनिए एकदम आराम से। वो भी अपना 50 रुपए लेके खुश हो जाएगा, उसे जो काम है वो अपना काम कर लेगा।
लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को दीजिए जिसकी जरूरतमंद, जो जरूरतमंद हो, जिनको लग रहा हो कि आपको कि हाँ इन्हें दे देंगे तो मेरा इनका काफी फायदा हो जाएगा, तो वहां पर दीजिए और चले आइए। ऐसा नहीं है कि वहां पर दीजिए और जो है अपना स्वार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, दीजिए, आराम से अपना काम हुआ, आप आराम से चलिए, वो आपको मन ही मन काफी ज्यादा दुआएं दे देगा। और दुआएं बेटा बहुत अच्छा लगती है ना, एक दूसरे की कभी भी हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी का मदद कर रहे हैं, कल को जरूरत पड़ेगी तो जो है आपका भी कोई मदद करेगा, जैसे मैं आपको आपकी मदद कर रहा हूं उस तरीके से मेरा भी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा ना। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं प्रकृति में, आप किसी का मदद कर रहे हैं तो वो आपकी मदद करेगा, किसी वो जो होता है जो आपका मदद किया है उसका भी कोई और मदद करेगा। तो इस तरीके से सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंकेज रहती हैं। तो हम लोग समझ रहे थे बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में क्या था कि यहां पर गुड्स का एक्सचेंज किया जाएगा, पैसा तो है नहीं तो गुड्स का एक्सचेंज किया जाएगा, आप कुछ ले लो और मैं आपको कोई और सामान दे देता हूं ना। जिस तरीके से एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज कर लिया जाता था पहले के जमाने में, तो यहां पर दोनों की सहमति होना जरूरी होती थी, इसीलिए इसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस। और यही मैंने बताया कि बहुत ही टफ भी होता था, क्योंकि भाई दोनों अगर सहमत नहीं है, जैसे मैंने बताया था ये रेड वाला है ये ब्लैक वाला है, ये रेड ब्लैक चाहता है लेकिन ये ब्लैक नहीं चाहता कि मुझे रेड मिले, ये चाहता है कि मुझे ग्रीन मिले, ये रेड और ब्लैक दोनों से परेशान हो चुका है। तो अब देखो यहां पर बड़ा टफ हो जाएगा कि ये ग्रीन वाला अगर कोई आ रहा है तभी जाके एक्सचेंज हो पाएगा ना। तो इस तरीके से ये बहुत ही टफ भी होता था अपने आप में बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज में गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था, यहां पर दोनों की सहमति होना जरूरी होती थी, इसलिए बड़ा टफ होता था। तीन बातें बार्टर एक्सचेंज के बारे में मैं आपको बता दिया हूं। मनी क्या है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अभी इतना पढ़ाया हूं। अब देखो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलेंगे। ओल्ड एज ऑफ मनी, ओल्ड एज ऑफ मनी भैया कि सबसे पहले जब पहला मनी आया होगा, अभी तक मनी था ही नहीं, बार्टर एक्सचेंज में मनी था ही नहीं। अब जब मनी आया तो क्या आया, मनी आई तो सबसे पहले लोग प्रीसियस चीजों का यूज करते थे। आपको भी पता है अंग्रेजों के जमाने में या फिर मुगलों के जमाने में, अंग्रेजों के नहीं मुगलों के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में लोग पैसे का यूज करते थे और वो पैसा कैसा होता था, वो पैसा सोने का चांदी का होता था, समझ रहे हैं। वो पैसा प्रीसियस मेटल्स होते थे। प्रीसियस मेटल का मतलब जो महंगी धातुएं हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी के पैसे का, सोने के पैसे का यूज करते थे। तो ओल्ड एज ऑफ मनी क्या है, प्रीसियस मेटल्स है। सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज ओल्ड एज ऑफ मनी। ओल्ड एज ऑफ मनी वो मनी है जो ओल्ड मतलब बहुत पहले जो है लोगों के द्वारा यूज की जाती थी। सबसे पहली बार जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ था तो ओल्ड एज ऑफ मनी का इंट्रोडक्शन हुआ था, और वो ओल्ड एज ऑफ मनी क्या थी, वो ओल्ड एज ऑफ मनी थी प्रीसियस मेटल्स। वो ओल्ड एज ऑफ मनी प्रीसियस मेटल्स थी, यानी कि ओल्ड एज ऑफ मनी में लोग प्रीसियस मेटल्स का यूज करते थे, ठीक है। अब वो प्रीसियस मेटल्स का यूज करते थे तो ये प्रीसियस मेटल की भी अपनी कीमत होती थी ना। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में जब अच्छा अब अभी मैं आपको बता रहा हूं इसकी कीमत होती थी, कैसे कीमत होती थी। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मॉडर्न एज ऑफ मनी। आज मॉडर्न एज में जो मनी है वो उसे करेंसी भी कहा जाता है ना। करेंसी अपनी जो होता है इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, रुपये है, रुपये है ना, रुपये कह रहा हूं, रुपये। हाँ, जो अपनी इंडिया की करेंसी है वो क्या है, वो रूपी है ना, यानी कि रुपया, रुपया रुपया समझते हैं सब लोग, रुपया समझते हैं ना। तो अपनी इंडिया की जो करेंसी है वो रूपी है। तो मॉडर्न एज ऑफ मनी किसी भी देश की मॉडर्न एज, आज मॉडर्न एज में हम लोग जी रहे हैं, तो आज की मनी क्या है भाई, आज किसी भी देश की मनी जो है वो नोट्स और कॉइन्स हैं, यानी कि वो नोट्स है या तो कॉइन्स है, और जो होता है मॉडर्न एज ऑफ मनी को करेंसी कहा जाता है। तो इंडिया की करेंसी क्या है, रूपी है। इस तरीके से कहीं और की करेंसी क्या होगी, जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ठीक है, आपको समझ में आता है। ओल्ड एज ऑफ मनी को करेंसी भी कहा जाता है, और इंडिया की जो करेंसी है वो रूपी है, जो कि नोट्स और कॉइन्स में शो की जाती है, वो नोट्स और कॉइन्स में शो की जाती है, ठीक है। अच्छा, जो इंडिया की मनी है वो जो होता है इसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड, इसे अप्रूवल मिला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये बातें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो मैं बता भी देता हूं कि देखो अगर मैं कहूं कि मुझे पैसा नहीं लेना है, बताओ क्या कर लोगे आप। मैं कहूं कि आपको सामान लेने गए, उसका जो था मैं कहूं कि मैं 10 रुपए के नोट नहीं लूंगा, मुझे 20 रुपए के नोट दोगे या 100 रुपए के नोट दोगे तभी लूंगा, नहीं लूंगा उसके बाद 10 रुपए के नोट, मुझे सामान नहीं देना आपको। तो आपके पास कोई अधिकार है, कुछ कर सकते हैं? हाँ है। आपको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि अगर कोई कह दे कि 10 रुपए का सिक्का नहीं लूंगा, 10 रुपए की नोट नहीं लूंगा, उस समय आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर पर या फिर किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, पुलिस आएगी और तुरंत का तुरंत उस आदमी को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि क्यों आप पैसा नहीं दे सकते। ये पैसा गवर्नमेंट को द्वारा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट कहा है कि ये पैसा चलेगा। कोई कहे कि ये पैसा नहीं चलेगा, आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे 20 रुपए वाली 100 रुपए वाली नोट दोगे तभी लूंगा, 10 रुपए वाली नोट बैन हो चुकी है, मैं नहीं लेने वाला हूं, उस समय आप इस जो होता है तुरंत हेल्पलाइन नंबर की आप मदद लेंगे तो वो तुरंत का तुरंत से लेना पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके गवर्नमेंट ने अलाउ किया, उस पैसे को गवर्नमेंट ने बनाया है और गवर्नमेंट ने कहा है हर किसी को ये पैसा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और आरबीआई यानी कि ये रेगुलेट किया जाता है, तो आपको समझ में आएगा अप्रूव मिल चुका है गवर्नमेंट का। रेगुलेट कैसे किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है, बहुत सारे लोग हैं इसमें जुड़े हुए, एक गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और ये आरबीआई आपके 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 देश का सारा पैसा यही रेगुलेट करती है। आपके देश में जितने पैसे हैं सबको आरबीआई रेगुलेट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हर देश का अपना बैंक होता है, उस तरीके से इंडिया का जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो आरबीआई है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये जो है आपके पैसे को रेगुलेट करती है। समझ में आ गया होगा आपको बातें। अब देखो
मैंने कहा कि जो ओल्ड एज ऑफ मनी थी वो बेटा उसकी अपनी वैल्यू थी। अब ऐसी बात है, आज देख लो कि ये नोट है इसकी अपनी कोई वैल्यू है क्या? ये इसमें देखो ये कागज है, कागज पे सिर्फ जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया अपना साइन करके, और उससे क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया के गवर्नर है उन्होंने साइन किया है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है, तो वो पैसा चल रहा है। 2000 की नोट की अपनी क्या वैल्यू है? 2000 की नोट बनाने में मुझे लगता है 1 रुपया भी ढंग से नहीं लगते होंगे, 1 रुपया भी नहीं लगता होगा ढंग से 2000 की नोट बनाने में, ठीक है? वो भी तो कागज ही है, तो उसका अपना कुछ वैल्यू नहीं था। लेकिन जो ओल्ड एज ऑफ मनी थी वो प्रीशियस मेटल थी, वो सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का था, उसकी अपनी कोई वैल्यू थी, उसकी अपनी भी वैल्यू थी। लेकिन ये जो होता है मॉडर्न एज ऑफ मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो एक आरबीआई गवर्नर की साइन है और जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल है, इसलिए उसकी अपनी वैल्यू है। जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन वो किसी काम का नहीं होगा। जैसे अब देखिए जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय जिसके पास 500 के 1000 के नोट पड़े थे वो किस काम में आए? वो किसी काम में नहीं आए ना, क्योंकि वो सब के सब बेकार चले गए। तो आपको समझ में आया उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं। अभी वो सोने का चांदी का सिक्का होता तो बताओ उसकी वैल्यू घटती? नहीं घटती ना। तो चाहे गवर्नमेंट बैन करे चाहे कुछ भी करे, मेरे पास तो सोने का सिक्का, मैं कभी भी बेचूंगा। समझ में आया आपको बातें? अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं उसे गला दूंगा, गलाने के बाद उसे किसी और चीज में कन्वर्ट करके फिर बेच लूंगा ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती थी। अरे चेक की बात कर लेते हैं हम लोग ना। चेक क्या होता है भाई? चेक क्या होता है? जैसे आपने अपना पैसा दे दिया बैंक को, समझ में आ गई इतनी बातें? आपने अपना पैसा दे दिया बैंक को, क्योंकि आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है? जमा करते हैं भैया बैंक, एक काम करो मेरे घर पे चोरी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, मेरे घर पे कोई आया बंदूक दिखा के चुरा लेगा पैसा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले ऐसा होता था बेटा ना। तो अब लोग क्या करते थे कि भैया एक काम करो कि मैं बैंक को पैसा दे देता हूं, बैंक भैया आप मेरा पैसा सेव करके रख लो, ठीक है? जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे अपना पैसा मैं मांगूंगा और मुझे वो पैसा दे दीजिएगा। तो बैंक ये कहता था अच्छी बात है भैया हमारे पास आ रहा, तो हम क्या उसे टुकराए, लाओ दे दो लाओ। तो उस तरीके से बैंक ने पैसा ले लिया। लेकिन बैंक कहता था कि एक काम करते हैं यार कि अगर पैसा चाहिए लोगों को तो भाग भाग मेरे पास आएंगे, जो कि अपने आप में एक टफ काम हो जाएगा। बैंक में बड़ी भीड़ हो जाती है। तो बैंक ने क्या किया कि बैंक ने, तो समझ में आ गया बैंक में पैसा कैसे जाता था। अच्छा, बैंक ने क्या किया कि अब दिमाग लगाया कि यार अगर सब लोग इसे भाग भाग आएंगे तो इस तरीके से बैंक में बड़ी भीड़ होगी, जो कि पहले होती थी, अब धीरे धीरे बैंक में भीड़ कम होना चालू हो गई है। तो उसका रीजन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लोगों को चेक बांट देते हैं, एक बैंक के द्वारा कागज बना के बांट देते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर किसी को कुछ पैसा पे करना है, बड़ा अमाउंट ना, बड़ा अमाउंट भी कर सकता है, छोटा अमाउंट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि काम करते हैं कि किसी को पैसा पे करना हो, भाई जैसे मुझे 10,000 पे करना किसी को, तो मैं भाग के आऊं बैंक में क्या करूं कि 10,000 रुपया निकालूं, उसके बाद ले जाऊं, उसे दूं 10,000, फिर वो जाएगा बैंक में, वो बैंक में जमा करेगा 10,000। तो तरीके से ये भी बैंक में आया पैसा निकालने, वो भी बैंक में आया पैसा जमा करने, तो ये बड़ी भीड़ बन जाएगी बैंक में ना। तो बैंक ने क्या कहा कि भैया ट्रैफिक को रोकना, किसी तरीके से इन्हें आने मत दिया जाए। तो एक काम करो इनको चेक बांट दो। चेक बांटने से क्या होगा कि अब जो चेक बांट देंगे तो वो 10,000 रुपए वहीं साइन करके घर बैठे बैठे 10,000 रुपए के चेक भर के अपना साइन सिग्नेचर करके वो जिस बंदे को देना चाहता है वो दे दे, और वो बंदा आए 2 मिनट बैंक में खड़ा हो और उसे चेक को इस तरीके से पकड़ाए, और चेक को हम लोग एनालिसिस करेंगे, भैया कह देंगे आप जाइए, जिसके अकाउंट से पैसा काट के इनके अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। तो इस तरीके से मात्र 2 मिनट के अंदर बहुत आराम से, ना तो कोई विड्रॉल भरने की जरूरत है, ना तो लाइन लगाने की जरूरत है, बस जाइए चेक में एक आध 2 लोग रहते हैं, 2-4 लोग, आराम से उसे जमा करिए, बहुत आराम से आपका स्मूथली काम हो गया। बैंक में ना तो भीड़ हुई ना तो कुछ। तो इसी चीज को जहां पर कैशलेस पेमेंट होता है, मतलब आपको कैश नहीं देना है, कैश की जगह आप कुछ और दे रहे हो, तो कैशलेस पेमेंट को ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कहा जाता है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आपको समझ में आया? कैशलेस पेमेंट, जहां पर तो चेक में क्या कैश दे रहे हैं हम लोग, कैश गिन के दे रहे हैं, पैसा गिन के दे रहे हैं नहीं ना, हम लोग कैश एक कागज बस काट के दे दिए हैं ना। तो जहां पर कैशलेस पेमेंट होता है उसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो आपको चेक भी समझ में आ चुका होगा और ये भी समझ में आ चुका होगा कि डिजिटल मनी है, इसे डिजिटल मनी या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कहा जाता है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी या डिजिटल मनी एक जो है कैश एक एग्जांपल है, ये सॉरी चेक एक एग्जांपल है। चेक में चेक एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। चेक क्या होता है? चेक एक जो होता है एक कागज होता है, बहुत कुछ नहीं होता, एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है? अब इसलिए लिखेंगे चेक क्या होता है? चेक एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हमें, जो कि हमें कैशलेस पेमेंट करने में मदद करता है, ठीक है आपको। अच्छा ये जो होता है ये हमें बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग अच्छा इस तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे आज हम लोग चलाते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब के सब जो होता है कैशलेस फॉर्म ऑफ मनी है, यानी कि सबके सब डिजिटल मनी है, सबके सब डिजिटल मनी है सब, ठीक है? ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आपकी नोट्स और कॉइन्स है, ये डिजिटल मनी है, ठीक है? डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है। डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी उसे कहा जाता है जहां पर कैशलेस पेमेंट होती है। डिजिटल फॉर्म और मॉडर्न फॉर्म में अंतर समझ में आ रहा है? मॉडर्न फॉर्म का मतलब नोट्स और कॉइन्स ना, और डिजिटल फॉर्म का मतलब जहां कैशलेस पेमेंट होता है। चेक हमें कैशलेस पेमेंट करने में मदद करती है। फोन पे,
गूगल पे कैशलेस पेमेंट करने में मदद करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं लोन एक्टिविटीज के बारे में। लोन एक्टिविटीज के बारे में जान लेते हैं कि भैया बैंक लोन कैसे देता है ना, उसके पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो लोन लोगों को बांट रहा है। हमारे पास भी इतना पैसा आ जाए कि हम भी लोगों को लोन बांटे ना, लेकिन हमारे पास नहीं आ सकता, हमको भी पता है। और अच्छा बैंक ये हमसे पैसा लेता है, बैंक आया, ब्रांच खोली, सब कुछ किया, बहुत सारे कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, उसने आपका पैसा स्टोर करके रख लिया। और उसके बाद जब आप जाते हैं उसे लेने, तो अगर आपने 1000 रुपया जमा किया तो बल्कि 1000 रुपये पे कुछ इंटरेस्ट भी दे देता है कि भैया 1001 रुपया ले जाइए। 1 रुपया बहुत कम होता है, लेकिन ठीक है 1 रुपया तो दे रहा है ना, इस तरीके से वो बहुत रुपया मार देता है। तो भैया इसे इतना रुपया आता कहां से यार, वो हमारे पैसे को ऐसा क्या कर लेता है जिसकी वजह से ये इतना रुपया हमने जो होता है इंटरेस्ट के रूप में दे भी देता है, मतलब ब्रांच में इतने लोग काम करते हैं उनको भी पेमेंट कर देता है। इससे ये सारी बातें जो होता है हमें लोन एक्टिविटीज से समझ में आएगी। हमारे पैसे को लेता है, लोन में बांट देता है, और जब हम लोग जो होता है वो लोन रिपे करता है तो उससे अच्छा खासा रुपया ले चुका होता है ना। अगर 100 रुपया दिया है तो 110 रुपया ले लेगा। अब 110 रुपया में से 101 रुपया हमें दे दिया, हम लोग खुश हो गए 1 रुपया लेके, और 9 रुपया जो है वो खुद बचा लिया। 100 रुपए के पीछे मान लीजिए 9 रुपया बचा है तो बहुत रुपया है ना यार। अब 9 रुपए में कर्मचारी को 2 4 5 रुपए 6 रुपया मार दिया, 2 3 रुपया अपने भी कमा लिया, बैठे बैठे 2 3 रुपया कमा लिया। तो इसी सिस्टम पे लोन चलता है पूरा ना, लोन एक्टिविटी चलती है और बैंक चलता है, बैंक की कमाई होती है, सारी बातें होती है। देखो इसमें अभी तक मैंने पढ़ाया है, इसमें ये सारी चीजें तो पूछी जा सकती हैं 1 नंबर के अंतर्गत। इसमें से जो 2 नंबर पूछा जाएगा वह बार्टर एक्सचेंज पूछा जाएगा। बार्टर एक्सचेंज 2 नंबर में पूछा जाएगा, और लोन एक्टिविटी आपको 2 नंबर से 5 नंबर तक के पूछी जाती हैं। 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक पूछी जाएंगी आपको लोन एक्टिविटीज ना। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद टाइम ऑफ क्रेडिट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर 3 नंबर में। तो इस तरीके से मैं आपको यहां से देखो बता भी दिया हूं कि क्या क्या चीजें जो है काफी कितना वेटेज रखती है, ताकि आपको समझ में आए कि बार बार मार्कर क्यों गिर रहा भाई। तो इस तरीके से आपको समझ में आए कम से कम कि कितनी चीजें कितना वेटेज रखती हैं, आप उसी हिसाब से अपने चीजों को उस पर कंसंट्रेट कर पाए, अपने पढ़ाई को उसी चीज पे कंसंट्रेट कर पाए। आप बार्टर एक्सचेंज जरूर पढ़ के जाइएगा, लोन एक्टिविटी जरूर पढ़ के जाइएगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जरूर पढ़ के जाइएगा ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि लोन एक्टिविटीज चलती कैसे है। देखो मैं आपको एक ओवरव्यू दे चुका हूं कि मैं गया बैंक के पास, भैया ये बैंक है, मैं गया और बैंक को दे दिया कि भैया ये मेरा पैसा रख लो, ठीक है। बैंक ने जो होता पैसा रख लिया। अब कोई आएगा, मान लो इधर से कोई आया, इधर से कोई आया और उसने कहा भैया लोन चाहिए, तो ये लोन उठा के दे देगा। अब जो है जब ये बंदा लोन रिपे करने जाएगा तो ये इसे कुछ इंटरेस्ट के साथ देगा। जैसे मान लो 100 रुपया लिया था 110 रुपया, तो बैंक अब जो होता है 110 रुपया पा चुका है 100 रुपए के पीछे। अब मैं गया भैया मेरा पैसा तो दे दो यार, बैंक 100 रुपया लिए थे यार, जो होता है दे नहीं रहे, मुझे काम है। तो इस तरीके से मैं जाऊंगा 100 रुपया से देने, तो क्या करेगा 100 रुपया नहीं ले जाओ भैया, तुम 101 रुपया ले जाओ, 101 रुपया ले जाओ। तो 9 रुपया बीच में बैठे बैठे इसने कमा लिया, इस बैंक ने 9 रुपया बैठे बैठे कमा लिया, 101 रुपया हमें दिया, और जो होता है 9 रुपया बैठे बैठे कमा लिया ना, ठीक है। तो इसी तरीके से लोन जिसे दिया था उससे 10 रुपया उसने कमाया था, तो 1 रुपया हमें दे दिया, 9 रुपया बैठे बैठे कमा लिया। तो इस तरीके से बैंक की एक्टिविटीज पूरी चलती हैं। तो समझ लेते हैं इसमें कुछ टर्म्स है बेटा। जैसे मैं आपको टर्म बताऊं कि विड्रॉ मतलब क्या होता है, विड्रॉ मतलब निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा करना, ठीक है। 2 बातें, विड्रॉ मतलब पैसा निकालना, विड्रॉ करना खींचना किसी चीज को ना, विड्रॉ का मतलब खींचना किसी चीज को, तो विड्रॉ करना का मतलब निकालना होता है बेटा। तो पैसा निकालने को विड्रॉ कहा जाता है। डिपॉजिट का मतलब जमा करना होता है, तो पैसा बैंक में आप जमा करने जाएंगे तो उससे कहा जाता है डिपॉजिट। और एक चीज आप समझ लीजिए, जो डिपॉजिटर होता है, डिपॉजिटर उसे कहा जाता है जो पैसा जमा करता है और निकालता है। जो लोन लेता है और लोन रिपे करता है उसे क्या, जैसे ये पैसा भैया अपना जमा किया, उसे जब पैसा चाहिए तो इसे ले लेगा। तो ये पैसा जो बंदा पैसा जमा करता है बैंक में ले जाके, उसे कहा जाता है डिपॉजिटर, ठीक है। और जो बंदा लोन लेता है उसे डिपॉजिटर नहीं, उसे बारोवर कहा जाता है। बारोवर लोन लेने वाले को बारोवर कहा जाता है। पहले आप ये चार टर्म्स को एकदम बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, फिर आपको ये बहुत मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। तो इसीलिए मैं कहा था चैप्टर बड़ा आसान है, लेकिन इसमें नंबर बहुत भर के मिलता है यार। तो ये समझो कि डिपॉजिटर किसे कहा जाता है। डिपॉजिटर, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि नंबर भर के मिलता है बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, नहीं। आप सारे क्वेश्चन को जाकर लगाइएगा प्रीवियस, आपका अगर क्वेश्चन बज रहे हैं तो मुझे बताइएगा हाँ सर आपने बहुत गलत पढ़ाया था, यहाँ से सारे क्वेश्चन बज रहे हैं अभी तक मेरे, यार लग ही नहीं रहे कुछ, तो फिर आपको बताइएगा मुझे ना, आपके 100% लगेंगे यार। मैं कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ इस चीज को, और कोचिंग वाले सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीके से घबराइए मत, मुझ पर विश्वास रखिए। देखो डिपॉजिटर किसे कहा जाता है, डिपॉजिटर से कहा जाता है जो बैंक में पैसा, पहले आप डिपॉजिट और विड्रॉ समझो। डिपॉजिट का मतलब पैसा जमा करना, विड्रॉ का मतलब पैसा निकालना ना। पैसा मैं गया बैंक में जमा करने, मेरा पैसा, तो मैं डिपॉजिट करने गया हूं, ठीक है। मैं पैसा डिपॉजिट करने गया हूं, मैं गया मेरा पैसा लेने बैंक, भैया मेरा पैसा दे दो यार, जो 100 रुपया लेके घूम रहे हो। तो इस तरीके से तो जब लेने जाऊंगा पैसा, निकालने जाऊंगा पैसा, उसे कहा जाएगा मैं पैसा विड्रॉ करने गया हूं। डिपॉजिट और विड्रॉ में सबसे पहले अंतर समझ में आ गया होगा। अब समझो डिपॉजिटर मैं पैसा गया जमा करने, मैं पैसा गया निकालने, मुझे कहा जाएगा डिपॉजिटर, मुझे कहा जाएगा डिपॉजिटर। लेकिन इधर से एक बंदा था जिसने कहा कि भैया बैंक अब आपके पास कुछ पैसा हो तो हमें लोन की तरह दे दो, लोन की तरह दे दो, मैं जो होता है लोन चाहिए मुझे, तो मुझे जो लोन देगा वो बैंक, तो मुझे उस समय मैं कहलाऊंगा बारोवर, उस समय कहलाऊंगा मैं कि बारोवर, मैं बारोवर हूं, मैं लोन लेने गया हूं बैंक से, ठीक है। तो मैं कहलाऊंगा बारोवर, ठीक। बारोवर समझ में आ गया। डिपॉजिटर से कहा जाएगा जो उधर से पैसा बैंक को दिया था, मैं गया इधर से बैंक से पैसा लेने, तो मुझे कहा जाएगा बारोवर ना।
मैं लोन लेने गया, जो लोन लेने जाता है उसे बारोवर कहा जाता है, जो पैसा बैंक में जमा करने जाता है उसे कहा जाता है डिपोजिटर। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखो बैंक दो लोगों के बीच में खेलता है, कैसे खेलता है देखते हैं। एक डिपोजिटर एक बारोवर, डिपोजिटर पैसा बैंक को देता है और ये बैंक जो होता है इसे जो होता है यहां से बारोवर को पैसा दे देता है। तो बैंक दो लोगों के बीच में खेलता है और उसी से वो कमाता है। ठीक है, तो डिपोजिटर को क्या करता है, डिपोजिटर करता है डिपोजिट, पैसा बैंक में जाएगा डिपोजिटर और पैसे को डिपोजिट कर देगा। सबसे पहले आप इसे बना सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, आप जो होता है नोट्स के लिए मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, सब बनी बनाई चीजें हैं, रखी हुई हैं, आप बेहतरीन तरीके से ले जाइए ना। तो डिपोजिटर क्या करता है, डिपोजिटर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है। ठीक है, डिपोजिटर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, समझ में आ गया भैया, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया डिपोजिटर। अब क्या है, ये जो होता है डिपॉजिट करता, सबसे पहले हम इस चेन को पढ़ेंगे फिर इस चेन को पढ़ेंगे ना। देखो सबसे पहले बैंक डिपोजिटर गया बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, डिपोजिटर बैंक में पैसा जमा कर दिया अपना। अब इस बैंक के पास आ गया मान लो 100 रुपया, इस बैंक के पास आ गया 100 रुपया, तो ये बैंक क्या करेगा, डिपोजिटर ने 100 रुपया दिया था, 100 रुपया इसके पास आ चुका है, इस बैंक के पास इसने कितना दिया 100 रुपया, तो 100 रुपया बैंक के पास आ चुका है। ये बैंक भैया एक बारोवर आ गया कि भैया 100 रुपया दे दो यार, हमें जो होता बड़ी जरूरत है, हम तुम्हारा इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस कर देंगे। तो बैंक इस बारोवर को दे देता है 100 रुपया। अब इस बैंक को दे दिया, इस बैंक ने ये 100 रुपया उठा के बारोवर को दे दिया, बहुत सही, कोई बात नहीं, बैंक ने बारोवर को 100 रुपया दे दिया। अब मान लो एक महीने बाद इस बारोवर ने 1 महीने बाद 110 रुपया बैंक को पे किया। कितना, बैंक ने कहा था कि हम 100 हर महीने आपसे 10 रुपया चार्ज लेंगे, भाई तभी दे सकते हैं हम, 100 रुपये पे हमें 10 रुपया चार्ज चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बैंक बारोवर ने कहा कि हमें बड़ी जरूरत है, आप दे दो यार, हम 10 रुपए तुम्हें दे देंगे। तो बैंक ने इस बारोवर को 100 रुपया दिया था, बारोवर ने 1 महीने बाद इस बैंक को लाके दिया 110 रुपया। ठीक है, 110 रुपया, और इस बारोवर ने फिर बैंक क्या करेगा, अब 110 रुपया बैंक तो ले लिया भाई, 110 रुपया ले लिया है, लेकिन इस बैंक क्या करेगा, ये बैंक जब अब मान लो 1 महीने बाद डिपोजिटर पहुंचा कि यार भैया 100 रुपया लेके घूम रहे हो या दे नहीं रहे हो हमें, भैया हमें जरूरत है, दो यार हमारा 100 रुपया। तो अब डिपोजिटर को बैंक क्या करेगा, 101 रुपया दे देगा, 101 रुपया, यार इसी तरीके से 102 रुपया भी दे सकता है। मान लो मैंने कहा 101 रुपया दे दिया, अब 101 रुपया दिया तो बैंक ने लिया था 100 रुपया, इधर से जो होता है उसने लिया 110 रुपया और इसे पे किया 101 रुपया, तो इसके पास बचा कितना, भी इसके पास बचा बेटा 9 रुपया। तो 9 रुपया बैंक की इनकम हो गई, 9 रुपया बैंक की इनकम हो गई। अब इस 9 रुपए में वो अपने कर्मचारियों को बांटे, अपने पास रखे, तो 9 रुपया बैंक बैठे बैठे कमा लिया। तो बैंक एक माध्यम है जो डिपोजिटर को बारोवर से जोड़ता है, जिसके पास पैसा है, जिसे लोन चाहिए, उन दोनों को बीच में आके जोड़ देता है। एक सबको मुझे पता नहीं, मैंने अपना अगर जो होता है मैंने अपना 10,000 रुपया बैंक में रखा है, 10,000 रुपया बैंक वाला क्या कर रहा है उसके साथ मुझे नहीं पता है, लेकिन एक तरीके से जो है मुझे पता भी नहीं चलता है, और मेरा पैसा कोई लोन ले जा रहा है, मेरा पैसा ही कोई लोन ले जा रहा है, बैंक किसी को लोन बांट रहा है और मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बैंक काम करता है, समझ में आया। एक डिपोजिटर जो होता है वो बैंक में, एक बार फिर से देख लो जल्दी से, एक डिपोजिटर जो होता है वो बैंक में 100 रुपया डिपोजिट किया, कोई बात नहीं, बैंक के पास आ गया 100 रुपया, बैंक ने क्या किया, इस 100 रुपए को उठा के दे दिया किसी बारोवर को जिसे लोन चाहिए था, बैंक ने 100 रुपया इसे बारोवर को दे दिया जिसे लोन चाहिए था। ये बारोवर 1 महीना बाद रिपे करता है इंटरेस्ट के साथ, ये जो लेता है बैंक से उसे लोन कहा जाता है, लोन ले लिया 100 रुपया, और लोन जब रिपे करेगा 1 महीने बाद तो वो इंटरेस्ट के साथ रिपे करेगा। मान लो इंटरेस्ट था 10 रुपया, तो 110 रुपया जो होता है अब ये जो होता है इंटरेस्ट के साथ बैंक को देगा। ये बैंक क्या करता है, 1 महीने बाद जब ये पैसा विड्रॉ, जो अपना डिपोजिटर होता है जब विड्रॉ करने आता है, इस पैसे को विड्रॉ करने आता है तो बैंक उसे कुछ इंटरेस्ट के साथ देता है पैसा। तो 101 रुपया मैंने कहा बैंक ने इस डिपोजिटर को दे दिया। तो अभी बैंक की इनकम क्या हो गई, बैंक की इनकम 9 रुपया हो चुकी है। जो होता है यही जो होता है जो इंटरेस्ट होता है, जैसे मान लो ये रिपे कर रहा है इंटरेस्ट के साथ, ये विड्रॉ कर रहा है इंटरेस्ट के साथ, दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है बेटा उसी को बैंक की कमाई कहा जाता है। बारोवर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, बारोवर जो होता है, बारोवर के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, मान लो बारोवर के ऊपर इंटरेस्ट लगा 10 रुपया, और जो है विड्रॉ जो कर रहा था वो कितना इंटरेस्ट लिया, वो 1 रुपया इंटरेस्ट लिया 100 रुपए पे। तो 1 रुपया और 10 रुपया के बीच में जो होता है जब अंतर करेंगे माइनस करेंगे तो 10 रुपया में से जब 1 रुपया घटाएंगे तो 9 रुपया आता है। तो बैंक की इनकम हो गई 9 रुपया। तो इनकम समझ में आई, इसका इंटरेस्ट, या फिर ऐसे समझ सकते हो जो बैंक ने लिया था और दिया था उसके बीच में उसके पास कितना रुपया बचा, जितना रुपया बचेगा वही बैंक की इनकम हो जाएगी। समझ में आ गया होगा बातें। अब हम लोग समझते हैं 2 क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी। ये बहुत आसान है चीजें। अब समझते हैं हम लोग 2 क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी। ये चैप्टर बहुत नंबर देता है। और हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा होगा यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो ना, कहना ना पड़े, कर लिया करो, जरूर कर लिया करो ना यार। मतलब मेहनत लगती है, सारी चीजें लगती है, तो कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज भी नहीं है, कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है, फ्री में सारी चीजें हो रही हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो यार ना। समझ में आता ना। अब देखो 2 क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी, कहना बड़ा मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ करवाया जा रहा है, कर ही सकते हो उतनी बातें कि अगर आप जो होता है कोई आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा, समझा रहा, सारी चीजें दे रहा, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आराम से आप सब्सक्राइब कर लोगे ना। तो मैं समझता हूं कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी की बात करते हैं कि 2 क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी।
दो क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी का मतलब, जैसे देखो एक क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी आपके बुक में दी है और एक क्रेडिट और दी है, तो एक क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी पॉजिटिव रिजल्ट होकर रही है, एक क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी नेगेटिव रिजल्ट होकर रही है। तो टू क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी का मतलब दो लोन लिया गया जो होता है कहानियां, दो लोन ली गई कहानियां, मतलब क्रेडिट का मतलब लोन लिया है ना, दो लोन लिया गया कहानियां, जो भैया दो लोगों ने लोन लिया और उसकी कहानी बताइए आप मुझे ना, बुक में दिया गया है। तो एक जो होता है सलीम की कहानी दी गई है और एक किसी लड़की की है, और चलो मैं उस लड़की का नाम रख लेता हूं कुछ भी अपने तरीके से। तो दो जो होता है, मैंने उस लड़की का नाम अगर मान लीजिए उसमें किसका नाम है, चलो हम लोग रश्मिका मंदाना ना, रश्मिका, चलो रश्मिका रख लेते हैं, रश्मिका ना। तो दो क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी, एक सलीम की दी हुई है और एक लड़की की दी हुई है जिसका मैं नाम ले लेता हूं, उसका नाम है रश्मिका ना। तो रश्मिका और सलीम की दो कहानी दी गई है। सलीम वाले का है भाई, रश्मिका वाले बाद में देखते हैं। तो सलीम का है, सलीम जो होता है एक छोटा सा, मान लो सूज बनाता है, मान लो वो सूज बनाता है, वो कोई काम करता है। मैं आपको दो कहानियां बता रहा हूं, देखो ये कहानियां पूछी नहीं जाएंगी, पहले आप समझाने के लिए बता रहा हूं कि सलीम सूज बनाता है, भाई अच्छी बात है, कोई नहीं, सूज बनाता है, बहुत छोटे स्केल पे बनाता है, वो जना नहीं, डेली 10-20 सूज बना देता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक से उसके पास एक बार ऑर्डर आता है कि भैया अगर आप, उसमें शर्त भी रखी जाती है कि अगर आप मुझे 15 तारीख तक, मान लीजिए अभी आज है 10 तारीख, मान लीजिए अभी तो 10 तारीख नहीं है, 6-7 तारीख 8 तारीख है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि 15 तारीख तक अगर आप मुझे 150 पीस सूज बना के दे देते हो, तो आप अगर एक सूज बेच रहे थे 100 रुपए में, तो मैं हर सूज के पीछे 110 रुपए 120 रुपए देने को तैयार हूं, 110 रुपए 120 रुपए देने को तैयार हूं, 120 रुपए पर सूज देने को तैयार हूं। लेकिन हाँ, आप मुझे 15 तारीख तक 150 सूज दे सकते हो क्या? तो भैया आपको समझ में आएगा, यार मैं तो एक दिन में 10 सूज बनाता हूं, तो इस तरीके से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5-6-7 दिन बचे हैं या 5 दिन बचे हैं। मैं 10 तारीख को अगर मुझे ऑर्डर मिला तो मेरे पास 5 दिन बचे हैं, तो मैं तो 50 सूज बना सकता हूं। अब मैं 100 सूज कैसे बना के दे पाऊंगा यार? तो एक दिक्कत थी। लेकिन हाँ, फिर इतना पैसा मेरे पास कहां से आएगा? तो उन्होंने कहा, सलीम ने कहा कि मैं दिन रात काम कर लूंगा यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिन रात काम कर लूंगा, बहुत अच्छा खासा जो होता है मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा यार, कि 120 रुपए कहां 100 रुपए में, कहां 120 रुपए, तो अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएगी, मैं दिन रात काम कर लूंगा और 100 जो होता है 100 सूज होता है आपके टाइम पे दे दूंगा। तो अब जो है सलीम ने क्या किया, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। फिर पैसे की बात आई, तो पैसे की बात आई तो उसने वो गया बैंक के पास और बैंक के पास से ले लिया लोन, यानी कि ले लिया क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट ले लिया। अब उसके बाद इसने क्या किया कि दिनों रात एक आध दो आदमी पकड़ लिया और उसके बाद दिनों रात काम करवाने लगा, अपने भी करने लगा, और इस तरीके से 15 तारीख तक जो है वो सारे सूज को बना के उस बंदे को दे दिया जो उसने उसे ऑर्डर दिया था, और वो 120 रुपए पर सूज ले लिया, खुश हो गया। और उसके बाद उसने अपना पैसा रिपे भी कर दिया, जितना बैंक से लिया था उसने। बैंक बैंक काम कर, तू अपना पैसा पकड़, मैं जो होता है अच्छा खासा कमा चुका हूं, बढ़िया, बैंक को पैसा दे दिया और कमा लिया। लोन लेने से यहां हुआ फायदा, ठीक है, समझ में, यहां हुआ लोन लेने से फायदा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको लोन का दिखा ना। अब नेगेटिव एस्पेक्ट समझ लेते हैं। अब मैंने कहा था कि रश्मिका जी हैं, तो रश्मिका क्या करती है कि वो खेती करती है, बड़ी आम जो बहुत मारेगी रश्मिका को पता चला कि रश्मिका एक्टर है, उसे खेती करवा रहे हो, बहुत मारेगी ना। तो देखो मैंने कहा कि रश्मिका है, वो खेती करती है। अब वो खेती करती है तो उसने क्या किया कि उसने भाई फसल उगानी थी, तो वो एक काम करे, वो ले लेती है लोन, लेकिन वो लोन लेती है बैंक से नहीं, लोन लेती है, वो चली जाती है किसी मनी लेंडर जमींदार के पास ना। तो जमींदार या फिर जो होता है मनी लेंडर किसी के पास चली जाती है। अब इस तरीके से वो उससे लोन ले लेती है, तो लोन का पहली बात तो बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक तो कहता है कम पैसा देना भैया, ले जाओ हमसे। अब मनी लेंडर कहता है कि नहीं, हम 100 रुपए पे 20 रुपए लेंगे, बैंक कहता है 100 रुपए 10 रुपए देना ले जाओ, 7 रुपए देना 8 रुपए देना ले जाओ। बैंक मनी लेंडर कहेगा हम तो 100 रुपए 20 रुपए देंगे भाई, तुम्हें इतना अगर तुम्हें देना हो तो ही लो ना। तो इस तरीके से ये रश्मिका गई, जो होता है रश्मिका थोड़ा पागल थी ना, रश्मिका गई मनी लेंडर के पास, बैंक के पास नहीं गई, मनी लेंडर के पास गई और उसके बाद जो होता है पैसा ली, अपना फसल लगाया, बोया, अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन बीच में क्या हो गया कि जब फसल कटाई की टाइम आई तो हो गया बारिश, एक तरीके से फसल पूरी हो गई बर्बाद। अब रश्मिका जो है घबरा गई भी, अब मैं क्या करूं? तो इस तरीके से उसने लोन रिपे नहीं कर पाई। अब लोन रिपे कैसे करेगी भैया, इसका तो फसल पूरा खराब हो गई, अब तो लोन कहां से भरेगी? तो लोन भर नहीं पाई, जिसकी वजह से अब जो है इसकी जमीन उमीन बिक जाएगी सब। तो इस तरीके से ये निगेटिव एस्पेक्ट शो किया लोन का, या फिर ये बैंक से तो भी ये दिक्कत होगी उठेगी, क्योंकि वो पैसा कैसे पे करेगी। तो इस तरीके से लोन कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, कभी कभी निगेटिव रिजल्ट भी देता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन में लोन लिया है। आप जिस सिचुएशन में लोन ले रहे हैं, क्या उस सिचुएशन में लोन लेने के बाद आप उसे रिपे कर ले जाएंगे? आप अगर रिपे कर ले जा रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है, आप रिपे कर ले जा रहे हैं, आपको लग रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप अगर रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो लोन आपके लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट बड़ी तेजी के साथ लगने लगता है फिर, तो उस तरीके से आपको काफी दिक्कत करने लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, दो पॉजिटिव और नेगेटिव कहानियां थी आपके बुक में, जो कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दी। अब हम लोग समझते हैं टू क्रेडिट सिचुएशन स्टोरी। भैया
सॉरी, अब हम लोग समझते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब कि अगर मैं लोन लेने जाता हूं किसी के पास तो वो मुझे कुछ बातें बताएगा। सबसे पहले पैसा तो नहीं देगा, लो भाई जो होता है, लो 100 रुपए लो, 200 रुपए लो, 1000 रुपए लो, ले जाओ, ऐसा नहीं। सबसे पहले कुछ बातें बताएगा कि अगर आप मुझसे लोन लेते हो तो मैं आपको हर महीने 100 रुपए पे 10 रुपए देना पड़ेगा आपको मुझे, और मुझे हर महीने चाहिए पैसा। आप मुझे 5 महीने के अंदर आप रिपे करेंगे तो मुझे इस तरीके से 50 रुपया चाहिए। 100 रुपया 10 रुपया यानी कि 5 महीने का 50 रुपया, तो 50 रुपया मुझे जो होता है आप 5 महीने के अंदर अंदर जो होता है इस तरीके से होगा, तो आपका हो जाएगा 550, यानी कि आपको मुझे हर महीने 110 110 110 110 करके 5 महीने आपको 550 रुपया पे करना है। ये भी कर सकता है, ये भी, या फिर ऐसे कर सकता है कि आप मुझे 5 महीने बाद 150 रुपए डायरेक्टली दीजिएगा, वो भी कह सकता है वो। या फिर वो कह सकता है कि 5 महीने बाद मैं तो 600 रुपए लूंगा, जो करना हो करो, अगर आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, मैं 500 रुपया दे रहा हूं, जो होता है 20 रुपया लगाऊंगा, और जो होता है 5 महीने बाद आपसे 600 रुपए लूंगा, लेना हो तो लो, ना लेना हो तो भागो ना। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो कह सकता है कि भैया आप, मैं 500 रुपए दे रहा हूं, आप पैसा लेके भाग जाओगे, आप मुझे दे क्या रहे हो, आप मुझे अपना मार्कर दे दो, ये मार्कर मान लो 1000 रुपए का, मान लो पल के लिए, आज मान लो 1000 रुपए का, 10 रुपए का मार्कर 1000 रुपए बिक रहा है ना, मान लो मार्कर 1000 रुपए का है, तो इस मार्कर को अगर उसने कहा कि भैया आप मुझे अपना मार्कर दे दो तो मैं आपको 500 रुपए दे सकता हूं, कल को आप पैसा लेके भाग गए तो मैं आपका मार्कर सेफ रखूंगा, इस दिन आप मेरा पैसा दे दोगे तो फिर मैं आपको मार्कर वापस कर दूंगा ना, जब आप मेरा पैसा पे कर दोगे पूरा, तो वहां पर आपसे कुछ ले भी सकता है, डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, भैया आप कहां के हो, आधार कार्ड दो, भले गांव के हो, आधार कार्ड दो, सबसे पहले आधार कार्ड लेके आओ, पूरा लिखो मैं लोन ले रहा हूं, कल को भाग गए होता आप कौन हो मुझे पता नहीं चल रहा कौन हो, भले गांव के हो, इस तरीके से पहचानने से लोग मना कर देंगे आपको। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप समझ रहे हैं भैया। जो होता है आपसे जो आप किसी दोस्त से पैसा लिए, लोन लिए, एक तरीके से पैसा लिए तो लोन लिए ना, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अरे यार तो मेरा दोस्त ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब वहां पर कोई जो होता है कोई भी कंडीशन नहीं लगाएगी ना, जब तेरे पास होगा तो 4 महीना में हमको लाके दे देना, हमको जब जरूरत होगी तब दे देना। तो एक तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, वो कौन जिससे आप लोन ले रहे हैं वो क्या क्या लगा रहा है क्रेडिट, वो जो क्या क्या टर्म्स लगा रहा है उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगी। अब मैंने अपने रिश्तेदार से ले लिया, अपने दोस्त से ले लिया, तो वो क्या होता है मुझे कोई जो होता है टर्म्स लगाएगा क्या कि मुझे 5 महीने बाद 150 जो होता है 150 रुपया 100 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगाएगा ना। अच्छा तो नहीं कहेगा आधार कार्ड लाकर दूंगा तुझे, वैसे तो नहीं कहेगा, वैसे कहेगा तो बहुत मारेंगे ना, सबसे पहली बात तो इस तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट वहां पर कुछ भी नहीं होगी, समझ में आया आपको बात। तो इस तरीके से टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आप कुछ एग्जांपल डाल सकते हो कि क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो सकती है। जैसे आप बैंक के पास गए तो भैया वो डॉक्यूमेंट लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर कोई चार्ज करेगा, जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हर कोई चार्ज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तक है, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हर कोई चार्ज करेगा कि भैया इंटरेस्ट कितना लेगा। जैसे बैंक के पास गए, जमींदार के पास गए तो बैंक कहेगा मुझे 7% इंटरेस्ट चाहिए, जमींदार कहेगा मुझे 20% इंटरेस्ट चाहिए। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर कोई लेने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन बैंक के पास जाओगे तो ले लेगा। अच्छा जब आप जो था किसी जमींदार के पास गए गांव का, तो वो थोड़ी डॉक्यूमेंट लेगा, वो तो कहेगा आप गांव के हो तो मैं पहचानता हूं, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा सिर्फ। अच्छा मोड ऑफ जो होता है रिपे भी होता है, मोड ऑफ रिपे कि भैया आप पैसा पे कैसे करोगे। जैसे मैंने कहा ना 500 रुपया अगर मैं लिया हूं तो 550 रुपया अगर मेरा हो रहा 5 महीने बाद, मैं 5 महीने में मैंने कहा कि दे दूंगा, तो 110 रुपया हर महीने भी ले सकता है वो जो बंदा मुझे दिया लोन, या फिर जो होता है वो सीधे सीधे मुझसे 550 रुपया 5 महीने बाद भी ले सकता है। तो मोड ऑफ रिपे किस तरीके से, ये सब जो लोन देगा वही बताएगा आपको कि किस तरीके से आपको क्या क्या देना है। फिर कोलेटरल भी ले सकता है। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल मतलब होता है गिरवी। जैसे आप मुझे लोन देने गए ना, तो ये मार्कर आपका अगर 1000 रुपए का, तो मार्कर मुझे देना पड़ेगा तब मैं आपको लोन दूंगा। तो वही बात है, बैंक के पास जाते हो तो वो भी कोलेटरल लेता है, ठीक है। बैंक क्या कहता है कि आप खेत के कागज लाके दे दो या फिर ज्वेलरीज दे दो, तब मैं आपको लोन दूंगा। और जब आप पैसा पे कर दोगे बहुत प्यार के साथ मैं आपको ज्वेलरीज, बैंक का कागज सब कुछ आपको दे दूंगा ना। तो एक तरीके से बैंक कहता है मुझे कोलेटरल चाहिए, ठीक है। जमींदार कोलेटरल नहीं लेता, जमींदार कोलेटरल नहीं लेता है। जमींदार क्या करेगा, भैया जो है लोन ले जाओ, या गांव के हो कहां भाग के जाओगे। उसके बाद जब आप पैसा नहीं दे पाते हो तो फिर जमींदार आपके ऊपर प्रेशर डालता है, और फिर जो होता है वो आपकी जमीनों में बिचवा के पैसा लेगा ना, वो अलग की बात है। लेकिन अभी शुरुआत में कोलेटरल नहीं लेता, बैंक कोलेटरल लेता है। इसकी वजह से बैंक से लोग थोड़ा सा भागते हैं कि कहां से कोलेटरल क्या दूंगा, और जमींदार के पास चले जाते हैं तो जमींदार बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। तो अगले सेक्टर में हम लोग यही, अगले वाले पार्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि फार्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फिर जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों की दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। उस तरीके से फिर वहां से एक टॉपिक बनती है कि सोर्स ऑफ क्रेडिट, मतलब कौन कहां से ले रहा है। जैसे छोटा जमींदार हो गया, ये छोटा किसान हो गया, आपका ट्रेडर हो गया, फिर लैंडलेस लेबर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन कहां से लोन लेते हैं, सबका देखेंगे कि कौन कहां से लोन लेता है। फिर फार्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर और सेल्फ हेल्प ग्रुप, 2 टॉपिक है छोटी-छोटी, ये 3 टॉपिक हैं, छोटी-छोटी टॉपिक्स हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे। क्वेश्चन भर के आते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट था, टर्म ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट था, लोन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी, बार्टर सिस्टम इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दी है। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल एक गिरवी चीज होती है, मतलब आप पैसा लेने गए हो तो आप कुछ उसे पे करोगे, उसे दोगे, उसे जो होता है एज अ सिक्योरिटी दोगे, ताकि अगर आप पैसा पे ना कर पाओ तो वो आपको उस चीज को बेच के अपना पैसा वहां से निकाल ले।
तो ऐसी चीजों को ही कोलेटरल कहा जाता है। ठीक है, तो आप कोलेटरल भी समझ चुके हैं, सारी बातें समझ चुके हैं इस चैप्टर से। इतना आप इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद एक वीडियो और पढ़ने वाली है, उसे देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन जाके लगाइएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे मक्खन की तरह, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक